Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 9th biology chapter 1 the fundamental unit of life. तो चलिए देखिए हम लोग क्या पार्ट्स ऑफ सेल में क्या पढ़े थे, उसके पूरे पार्ट्स पढ़े थे। फिर लास्ट पार्ट क्या था उसका, पार्ट्स ऑफ सेल में सेल ऑर्गेनेल्स था। और सेल ऑर्गेनेल्स में हमने क्या बताया था उस दिन, प्लास्टिड्स बताया था और प्लास्टिड्स बताया था, मतलब 3 टाइप उसमें और सेल ऑर्गेनेल्स में बता दिए थे। अब फिर आज कौन सा टाइप स्टार्ट करेंगे, 4th, ठीक है। तो देखिए चौथा क्या है, वैक्यूलस। 3 टाइप उसी दिन बता दिए सेल ऑर्गेनेल्स में, ठीक है। अब इसका चौथा टाइप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए चौथा क्या है, वैक्यूलस। पहला इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि मेम्ब्रेन का बाउंड होता है, मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ऑर्गेनेल्स में। अब सेकेंड देखिए, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सॉलिड और लिक्विड को रखता है, सॉलिड और लिक्विड को रखता है। थर्ड देखिए क्या, स्टोरेज सैक लाइक। सैक मतलब थैला होता है, लाइक मतलब कि थैले के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, थैले के जैसा दिखता है, उसी में ये किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्या होगा, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, मतलब कि अब एनिमल में बता रहे हैं कि एनिमल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, तो इसमें पहला देखिए क्या है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड। एनिमल में वैक्यूल्स की साइज स्मॉल होगी, ठीक है। एनिमल में वैक्यूल्स की साइज स्मॉल होगी। ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए वैक्यूल की साइज कितनी छोटी है, देखिए मतलब कि प्लांट सेल की अपेक्षा एनिमल सेल में वैक्यूल्स की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड, मतलब कि ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में देखिए स्मॉल साइज का है वैक्यूल्स, स्मॉल साइज का दिख रहा है, ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिमल सेल, ठीक। तो देखिए एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में देखिए वैक्यूल्स छोटा दिख रहा है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखिए, टेम्पररी। टेम्पररी यानी कि जब उसकी जिस सेल में वैक्यूल्स की जरूरत होगी, जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे वो रहेगा, वरना वो वहाँ से हट के गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जिस सेल में उसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो रहेगा, नहीं तो वो वहाँ से उस स्थान से गायब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए थर्ड क्या है, स्टोर ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन्स। स्टोर करता है ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन और प्रोटीन को, ठीक है। ये स्टोर करता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन और प्रोटीन को। अब देखिए सेकंड क्या है, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। ये है हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में अब क्या क्या होता है। इसमें क्या था, एनिमल सेल में स्मॉल साइज था, वैक्यूल्स की स्मॉल साइज थी। अब देखिए प्लांट सेल में वही क्या है, लार्ज डिस्टिंक्ट, लार्ज साइज का होता है। देखिए प्लांट सेल ये है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ये है। तो देखिए प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स, ये यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स लिखा है, ये है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसमें ये वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये लंबा है कि नहीं, मतलब कि बड़ा है, लार्ज मतलब बड़ा। तो देखिए ये बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है। और वही एनिमल सेल में देखिए इसकी साइज छोटी सी है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे लिखा है, लार्ज डिस्टिंक्ट, मतलब कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है। अब देखिए सेकंड क्या है, परमानेंट। परमानेंट है तो परमानेंट यानी कि ये सेल में हमेशा बनी रहती है, सेल में ये वैक्यूल्स हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जब जरूरत होगी तभी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे हर समय सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब तीसरा देखिए, थर्ड, स्टोर्स एमिनो एसिड्स सुगर्स ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ये स्टोर करता है एमिनो एसिड्स, सुगर और ऑर्गेनिक एसिड को, ठीक। और यहाँ पे एनिमल सेल में देखिए क्या स्टोर कर रहा था, ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन। वही देखिए प्लांट सेल में क्या स्टोर कर रहा है, एमिनो एसिड्स सुगर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सेम प्लांट में अगर 50% ऑफ सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, जो सेंट्रल पे वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट में ऑक्यूपाई करते हैं 50 से 90% सेल वॉल्यूम को, 50 से 90% सेल वॉल्यूम को
ऑक्युपाई करते हैं, 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, देखिए सेंट्रल वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में 50 से 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ क्या है सेल ऑर्गेनेल्स का फिफ्थ पार्ट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लगा सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। हम ये कह रहे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो जो ढेर सारे मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फोल्डेड करके होते हैं। ठीक है, ऐसे करके होते हैं, मतलब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना है ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले देखिए जब बहुत सारे मतलब कि इस तरह से फोल्डेड करके बहुत सारे रहेंगे तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया कब कहेंगे जब एक ही रहेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर जब एक ही रहेगा, एक ही बार फोल्ड रहेगा, एक ही रहेगा तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, मतलब कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होते मतलब एक ही से जब एक ही स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक, अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। ठीक है, अब देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है हमारा। तो ये देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन में पोरस होते हैं मतलब कि छेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आउटर मेम्ब्रेन में ये छेद प्रेजेंट होगा, पोरस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन में पोरस प्रेजेंट होंगे। अब देखिए क्या लिखा है इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, तो देखिए इनर मेम्ब्रेन देखते हैं हमारा क्या कहाँ है, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या दिया है डीपली फोल्डेड, इनर मेम्ब्रेन में क्या दिया है डीपली फोल्डेड। ठीक है, तो देखिए इनर मेम्ब्रेन ये है, ये तो आउटर था तो आउटर में पोरस सिर्फ थे, सिर्फ छेद थे, और इनर में क्या है ये फोल्ड कर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है डीपली फोल्डेड, मतलब कि बहुत ही गहराई तरीके से फोल्ड करके मुड़ के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन में डीपली फोल्डेड होते हैं, बहुत ही गहराई से फोल्डेड टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं। उस फोल्ड्स को क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फोल्डेड हुए हैं उस फोल्ड को क्या कहेंगे हम क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे क्रिस्टी। तो देखिए यहाँ पे होगा हमारा क्रिस्टी। ठीक, तो देखिए उस फोल्ड्स को क्या कहेंगे क्रिस्टी कहेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन की बनी होती है, हमने पहले ही बता दिया, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब देखिए क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, जो सरफेस एरिया का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन की अपेक्षा छोटा होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर वो सरफेस एरिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है बड़ी किस लिए होती है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा इनर मेम्ब्रेन किस लिए बड़ी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए क्योंकि फोल्डेड रहती है इनर मेम्ब्रेन में। अब फोल्डेड रहती है तो वो जगह ज़्यादा घेरती है, एरिया ज़्यादा बना लेती है, तो इस वजह से इनर मेम्ब्रेन की एरिया सरफेस ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा। अब देखिए क्या है दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये स्वयं में खुद में डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, इसमें स्वयं में डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, बनाते हैं खुद में प्रोटीन्स को। ठीक, अब देखिए इसका फंक्शंस,
पहला क्या है फंक्शन इसका, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। इस पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रहती है, एनर्जी मतलब कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी रहती है, फिर एटीपी फॉर्म जो होता है, एटीपी फॉर्म वो सब होते हैं, ईश्वर रहते हैं, इस वजह से इसे पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, अधिकतर बॉडी का हिस्सा तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में की वजह से होते हैं, इस वजह से इसे पावर हाउस नाम दिया गया है, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ठीक। अब देखिए कैसे, फूड स्टफ ऑक्सीडेशन एरो, और फिर देखिए एंजाइम प्लस ऑक्सीजन, ठीक, CO2 प्लस वाटर। तो देखिए फूड स्टफ एंजाइम प्लस ऑक्सीजन के साथ में फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। एंजाइम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन, एंजाइम प्लस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एंजाइम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन मतलब कि ह्यूमन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तब तो उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, तब उसमें रेस्पिरेशन होता है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है तो यहाँ से CO2 हटा दिया जाता है, जब CO2 हटा दिया जाएगा तो वो ऑक्सीजन इनहेल करने लगते हैं, तो ह्यूमन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसको ये रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक, ये एंजाइम्स को कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ठीक। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए एनर्जी इज यूज टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी यूज होता है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए सेवेंथ क्या है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी। एटीपी यूटिलाइज मतलब कि यूज होता है सेल के एनर्जी के परफॉर्म में, मतलब कि सेल की एनर्जी के लिए, सेल के एनर्जी के लिए, ठीक है। एटीपी जो हमारा होता है वो यूटिलाइज होता है सेल के एनर्जी के लिए, सेल फॉर एनर्जी, सेल के एनर्जी के लिए, ठीक। अब देखिए एट्थ पॉइंट क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर करता है भिन्न भिन्न केमिकल्स को, एनर्जी रिक्वायर करता है भिन्न भिन्न केमिकल्स को, ठीक है। तो आपने फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक उसका पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनेल्स का टाइप पढ़ लिया, कौन कौन सा, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखिए वैक्यूल्स क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी ऑर्गेनेल्स पे। सेकेंड क्या, सॉलिड लिक्विड को कंटेंट करता है। और थर्ड क्या है, स्टोरेज सैक लाइक, स्टोर करता है सैक लाइक में, सैक जैसे जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी में वो चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में भी होता है वैक्यूल्स, प्लांट सेल में भी होता है। तो देखिए एनिमल सेल में किस प्रकार होता है, वैक्यूल्स और स्मॉल साइज, एनिमल सेल में वैक्यूल्स की साइज छोटी होती है। अब देखिए टेम्परेरी होता है, जब सेल में उसकी जरूरत पड़ेगी तभी वो रहेगा, वरना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या, स्टोर करता है किसको, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स को, ठीक। अब देखिए अब ये हो गया एनिमल सेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्लांट सेल देखिए हमने क्या बताया था, लार्ज डिस्टिंक्ट्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स की साइज लार्ज होती है, बड़ी होती है, ठीक, किसकी अपेक्षा, एनिमल सेल की अपेक्षा, ठीक। अब देखिए परमानेंट होती है सेल में, ये हमेशा प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स हमेशा प्रेजेंट होता है, और वही एनिमल सेल में वैक्यूल्स जब जरूरत पड़ती है तभी होता है, वरना वो गायब हो जाता है,
ठीक, अब देखिए स्टोर करता है ये किसको, एमिनो एसिड्स को, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स को। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सेम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ठीक, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल जो वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियर के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट में ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90%, 50 से 90% सेल वॉल्यूम को। ठीक है, इतना आपको मतलब कि वैक्यूल्स आपको समझ आ गया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, फर्स्ट क्या है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कहा कि बहुत सारे से जब बना होता है, बहुत सारे इकट्ठा रहते हैं तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब एक ही सिंगल रहता है तो उसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। वही यहाँ भी लिखा है सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोर्स, आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड फोल्ड्स, डीपली फोल्डेड, इनर मेम्ब्रेन में डीपली फोल्डेड होते हैं, बहुत ही गहराई से डीपली टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस फोल्ड को, उस डीपली टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टी कहेंगे, जो हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए मतलब कि इस फोल्डेड को ही क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन की होती है। सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की अपेक्षा सरफेस एरिया का आउटर मेम्ब्रेन छोटा होता है और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, बड़ा होता है। किस लिए बड़ा होता है, हमने बताया क्योंकि उसमें फोल्डेड होते हैं, तो फोल्डेड होने में वो एरिया ज़्यादा कवर करता है, इस वजह से इनर मेम्ब्रेन, हमारा इनर मेम्ब्रेन का एरिया इंक्रीज हो जाता है, बड़ा होता है। ठीक, और दे हैव देयर ऑन, खुद में डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसमें हमने पिछले में भी किसी में पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था, डीएनए और राइबोसोम्स खुद में होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियम भी वही होगा जो सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन्स को। अब फंक्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस इसे कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। ऑक्सीडेशन के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। फूड स्टफ को एंजाइम और प्लस ऑक्सीजन के साथ फूड स्टफ को ऑक्सीडेशन करके वो CO2 और वाटर बनाता है। CO2 और वाटर बनाएंगे जब, तो CO2 को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है, CO2 इनहेल नहीं करता है, CO2 को एक्सहेल करता है ह्यूमन। ठीक है, और O2 को इनहेल करता है, तभी तो हमारा रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए, इट कंटेन्स एंजाइम, एंजाइम को कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है ऑक्सीडेशन को। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल, एनर्जी का यूज होता है ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और ATP का यूज किस में होता है, सेल की एनर्जी को परफॉर्म के लिए। ठीक है, अब देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है भिन्न भिन्न वेरियस केमिकल के लिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में गया। अब इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स। ये लास्ट है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स का लास्ट पार्ट लाइसोसोम्स है। देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स पे मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सेकंड क्या है, एंजाइम्स आर मेड बाय रफ RER, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो एंजाइम्स, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एंजाइम्स को बनाता है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स में। अब देखिए थर्ड क्या है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्फेरिकल भी होता है। अब देखिए फोर्थ क्या है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करता है ये। अब देखिए फिफ्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाइजेस्टिव एंजाइम सिंपलर, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम में जो फूड होते हैं उसको ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके वो सिंपलर में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब देखिए सिक्स क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उसको सिंपलर में कन्वर्ट करता है और ब्रेक भी करने का कार्य करता है। ठीक, अब देखिए सिक्स क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है वेस्ट चीज़ को, मतलब कि ये स्टोर करता है। अब देखिए सेवेंथ क्या है, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जितने भी बाहर की चीज़ें होती है सेल के अंदर, वो सब चीज़ को बॉर्न आउट करता है, उसको हटा देता है और खुद ही सेल ऑर्गेनेल्स को भी खराब कर देता है। ठीक, अब देखिए एर्थ क्या है, फॉरेन मटेरियल्स, बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल्स जैसे किसको किसको ये हटाता है, बैक्टीरिया, फूड, वायरस। ठीक है, अब देखिए
9th का है व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड और लाइसोसोम्स में ब्रस्ट मतलब फट जाना एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल्स। लाइसोसोम्स जब फट जाते हैं, मतलब जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम जब फट जाते हैं तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उसके बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब देखिए 10th क्या है, नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। इसको सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद को ही खराब करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग्स कहते हैं। ठीक है, सेल का सुसाइड बैग्स कहता है। अब देखिए क्या है, सेल डिवीजन, ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सेल डिवीजन। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल्स। पुराने ही सेल से मतलब कि इसका प्रोसेस क्या है, देखिए सेल डिवीजन यानी कि पुराने ही सेल से न्यू सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, पुराने ही सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं। अब देखिए क्या है, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। इसमें यही है कि सेल्स का डिवीजन होगा तो पुराने सेल्स जो होते हैं वही न्यू सेल्स को बनाते हैं। रीजन ऑफ डिवीजन, डिवीजन किस कारण होता है, और यहाँ देखिए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हर सेल को ग्रोथ की जरूरत होती है, न्यूक्लियर को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे उनके बॉडी के अंदर सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। जब बॉडी का आकार बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेंगी। तो इसमें यही दिया ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म जब बढ़े होंगे तो सेल का भी बढ़ना जरूरी है। अब देखिए क्या है, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड। जो सेल्स होते हैं उनको न्यू सेल्स में रिप्लेस करना होता है, मतलब जो ओल्ड सेल होते हैं या डेड सेल होते हैं, इंजर्ड जो सेल होते हैं उनको न्यू सेल में रिप्लेस करना होता है। अब देखिए 5th क्या है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन, इट इज, देखिए ये 2 टाइप्स होते हैं, इट इज 2 टाइप। इसी में बताते हैं गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज 2 टाइप, माइटोसिस मियोसिस। 2 टाइप के होते हैं सेल और डिवीजन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अब देखिए हमारा ये जो है ये क्रोमोसोम्स जो है ये इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, मतलब कि ये एक अनपेयर्ड, इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोम्स है, एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसे क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो एक ही सिंगल है इसलिए इसको अनपेयर्ड कहेंगे। अब वही जो क्रोमोसोम्स है अपने जैसा ही स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जब अपने जैसा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है तो ये डबल हो जाते हैं। देखिए ये इसका जैसे स्ट्रक्चर है सेम उसी तरह इसमें एक और स्ट्रक्चर जो ऐड हो गया है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स अपने जैसा ही स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसे पेयर्ड कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका हाफ होता है 23। ठीक है, उसका हाफ होता है 23, क्योंकि 46 नॉर्मल ह्यूमन में 46 ही होते हैं। ठीक है, और 46 हो जाएगा तो ज़्यादा तो होते नहीं, सिर्फ 46 होते हैं, उसके नंबर ही 46 होते हैं, तो उसका हाफ होगा 23। तो 23 मेल और फीमेल में 23 करेंगे तब तो 46 होगा। अब देखिए रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो देखिए रिप्रोडक्शन, नॉर्मल ह्यूमन में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स देखिए 46 और गैमेट 46 क्रोमोसोम्स। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैमेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो देखिए रिप्रोडक्शन से ही क्या बनते हैं, हमारा गैमेट बनता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स जो होता है उससे ही हमारा गैमेट तैयार होता है, गैमेट बनता है। ठीक, अब देखिए मेल पेरेंट में स्पर्म होता है। ठीक, और फीमेल पेरेंट में क्या होता है, एग होता है। अब देखिए स्पर्म जो होता है वो 23 होता है, एग जो होता है 23 होता है। इसको अगर हम बांटेंगे नहीं तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे कैसे बनेंगे।
ठीक है, क्योंकि उसके नंबर ही 46 होते हैं। अगर 46 आप दोनों को ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका नंबर जब 46 ही होता है तो जो मेल पेरेंट होता है उसमें जो स्पर्म होता है उसमें 23 हाफ हो जाएंगे, 46 का हाफ हो जाएगा। और फीमेल पेरेंट जो होता है उसमें एक जो होता है 46 जो क्रोमोसोम्स होता है उसका हाफ 23 हो जाएगा। तो जब 23 मिल के जब फ्यूज होंगे ये दोनों, तब 46 क्रोमोसोम्स हमारा नंबर उसका निकलेगा। ठीक है, 23 स्पर्म यानी कि मेल पेरेंट में 23 और फीमेल पेरेंट में 23, ये दोनों मिलके फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज होंगे तो इसका नंबर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बताने चले कि माइटोसिस और मियोसिस कैसे कहते हैं। तो देखिए, नॉर्मल ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम्स होता है? 46। तो देखिए ये हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक, क्रोमोसोम्स है। फिर इसको डिवाइड किए, इसको जब इस क्रोमोसोम्स को पहले तो ये अपने ही जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये है 46 क्रोमोसोम्स अपने जैसा जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा तो इसमें डबल है, डबल का 4 हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। ठीक, जब दुगना हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो 2 अलग हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएंगे। ठीक, इसको डिवाइड करने पे 2 अलग हो जाएंगे, 2 अलग हो जाएंगे। ठीक, तो जब इसको फिर से सुनिए, जब ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स 46 होता है तो वो क्रोमोसोम्स अपने ही जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जब अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा, आप उसको मिला देंगे, मतलब कि ये जो है इसको आप यहाँ पे ये जो है इसको भी आप क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद ये क्या किया? 2 को अलग डिवाइड कर दिया, 2 को अलग डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को ही जब 2 अलग डिवाइड हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? माइटोसिस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मियोसिस किसे कहते हैं। तो देखिए ये है हमारा नॉर्मल ह्यूमन में क्रोमोसोम्स 46, ठीक है 46। तो ये डिप्लॉयड करता है, डीएनए जो हमारा होता है वो सेल को डिप्लॉयड करता है। ठीक है, डिप्लॉयड करेगा तो ये जैसे इसमें तो अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो इसमें ये डिप्लॉयड करेगा। डिप्लॉयड यानी कि अपने ही जैसा ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को वहां पर रखेगा। तो यहाँ पे ये डबल है तो ये उसका डबल हो गया। ठीक, जब डबल हो गया तो रिप्लिकेट जब करेंगे, रिप्लिकेट यानी कि इसको डबल अलग कर देंगे, इसको डबल अलग कर देंगे। जैसे इसमें डिवाइड किए थे 2 को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए, तो वहीं पे वो प्रोसेस खत्म हो गया, तो इसको माइटोसिस कह दिए। ठीक, लेकिन ये प्रोसेस है आगे भी चलेगा। तो देखिए इसको रिप्लिकेट किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया डॉटर सेल में। ठीक है, डॉटर सेल में डिवाइड किया, डॉटर सेल में, डॉटर सेल में। अब डॉटर सेल क्या करेगा? ये 2 है तो डॉटर क्या कहता है? ये 2 है जो वो कहता है कि एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। मतलब कि ये भी जो होता है ना, ये भी अपने अपने क्रोमोसोम्स को एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स को अलग कर देंगे। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर्स को अलग कर देंगे। तो यहाँ एक क्रोमोसोम्स हो गया, यहाँ एक क्रोमोसोम्स हो गया। अब ये भी कहता है कि हम भी डिवाइड करेंगे, क्यों एक ही डिवाइड करें, मैं भी डिवाइड करूंगा। ठीक, तो ये भी डिवाइड कर दिया, ये भी इसको एक में अलग कर दिया, ये भी इसको एक में अलग कर दिया। तो इस जब एक एक क्रोमोसोम्स हमारे रह जाएंगे तो उस प्रोसेस को मियोसिस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम फिर से रिवाइज करते हैं इसका सेल ऑर्गेनेल्स का लास्ट पार्ट, लाइसोसोम्स। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। ठीक है, एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एंजाइम्स को बनाता है लाइसोसोम्स में। अब देखिए स्फेरिकल होता है इसका स्ट्रक्चर, सैक लाइक होता है और फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करता है और ब्रेक करने का कार्य करता है। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, सेल के वो क्या कहते हैं, सेल का ये वेस्ट डिस्पोजल मतलब कि वेस्ट डिस्पोजल यानी कि वेस्ट चीज़ों को स्टोर करता है। ठीक है,
अब देखिए क्या है, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स, मतलब कि सेल के अंदर जो फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं उसको वो हटाएगा और सेल ऑर्गेनल्स को खुद ही खराब कर देता है। ठीक, अब देखिए फॉरेन मटेरियल्स जैसे किसको किसको, बैक्टीरिया, फूड, वायरस को। व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है और लाइसोसोम से ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो डाइजेस्ट एंजाइम होते हैं उसके अंदर वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए सेल के बाहर निकल जाते हैं, नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। इसको सुसाइड बैग्स किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइसोसोम्स होता है वो खुद के सेल को ही खराब कर देता है। ठीक है, इसलिए उसको सुसाइड बैग्स कहेंगे। सुसाइड का मतलब ये होता है कि सुसाइड करना, यानी कि डेड या खराब हो जाना, उसी को सुसाइड नाम देते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहेंगे, क्योंकि वो खुद के सेल को ही खराब कर देता है। अब देखिए लाइसोसोम्स हो गया। अब देखिए लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। इट इज़ द प्रोसेस, मतलब कि सेल का डिवीजन जब होता है तो ओल्ड जो सेल होते हैं, ओल्ड सेल ही न्यू सेल को वो करते हैं, आगे प्रोवाइड करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, मतलब कि ओल्ड सेल से ही न्यू सेल बनते हैं हमारे। डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल्स, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। रीजन ऑफ डिवीजन किस कारण होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करेंगे तो सेल भी ग्रोथ करेगा। रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड, ओल्ड सेल, डेड सेल, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करके न्यू सेल को रिप्लेस करता है न्यू सेल में। ठीक है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो देखिए फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे वो ह्यूमन में, नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, तो फिर वो डबल उसी जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो जो सिंगल रहेगा उसको अनपेयर्ड कहेंगे और जो डबल रहेगा उसको पेयर्ड कहेंगे। ठीक है, फिर उसको हाफ कर देंगे। उस 46 क्रोमोसोम्स को, नॉर्मल ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हाफ करके 23 कर देते हैं। अब देखिए रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल में क्या होता है, एग होता है। ठीक, तो उसको आधा आधा करके वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 46 से 23 कर देंगे, 46 इधर है, 23 कर देंगे। जब 23 मिल के फ्यूज होते हैं तो 46 हमारा क्रोमोसोम्स बनता है, तैयार हो जाता है। ठीक, अब देखिए माइटोसिस किसे कहते हैं, तो जो हमारा नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होता है ह्यूमन का, वो अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद वो डिवाइड करेगा अलग अलग, 2 इधर क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देगा अलग और 2 अलग क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेगा। जब 2 क्रोमोसोम्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। अब देखिए मियोसिस कैसे कहते हैं, डिप्लॉयड सेल। नॉर्मल पहले क्रोमोसोम्स 46 होते हैं ह्यूमन में, फिर वो डिप्लॉयड करता है, मतलब उसके जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो डबल का उसका डबल हो जाता है। ठीक, यहाँ डबल स्ट्रक्चर, डबल का डबल हो जाएगा। ठीक, तो फिर वो रिप्लिकेट करेगा मतलब डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, 2 को अलग कर देगा, 2 को अलग कर देगा। तो जो 2 रहते हैं वो भी एक एक को अलग अलग कर देते हैं। ठीक, ये भी एक को अलग कर देगा, ये भी एक को अलग कर देगा, ये भी एक को अलग कर देगा, ये भी एक को। तो जब सिंगल क्रोमोसोम्स बचेंगे, सिंगल क्रोमोसोम्स बचेंगे तो उस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझा गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस में। तो अभी हमने ये देखा था कि माइटोसिस क्या होता है, किस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं, किस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। तो अब देखिए उस जैसे हमने बताया उसके थ्रू ही आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए कैसे। माइटोसिस देखिए, 1 सेल डिवीजन अकर्स। 1 सेल डिवीजन यानी कि ये हुआ, ये क्रोमोसोम्स है हमारा, ये हुआ ये क्रोमोसोम्स। ठीक, 1 सेल डिवीजन, ये देखिए 1 सेल डिवीजन यानी कि ये 1 ही सेल का डिवीजन होगा, इसमें एक हुआ तो अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ठीक, 1 सेल डिवीजन। और यहाँ क्या लिखा है, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल यानी कि वो 2 डॉटर सेल उसमें बने थे ना, जैसे कि हम ऐसे कि मतलब ये क्रोमोसोम्स हमारा हुआ, ये क्रोमोसोम्स हुआ, ये क्रोमोसोम्स हुआ, तो 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स कैसे थे हमारे,
यहाँ पे 4 बनेंगे क्योंकि अपने जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ये तो हमने बताया था। ठीक, तो 2 डॉटर सेल यानी कि ये 2 में डिवाइड किया था। ठीक है, 2 में डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 होगा, इसलिए इसको 2 डॉटर सेल बोले। ठीक, ये माइटोसिस में क्या होगा, पहले 1 सेल डिवीजन होगा, फिर क्या होगा 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक, अब क्या है, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड यानी कि 2 डॉटर सेल होंगे, तो जो 2 डॉटर सेल होंगे 2 होंगे, तो इसलिए उसको डिप्लॉयड कहेंगे, डॉटर सेल्स को क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। अब देखिएगा डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल मतलब इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो एक ही तरह के होंगे। ठीक है, अब देखिए अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, मतलब कि ग्रोथ की जरूरत होती है, ग्रोथ होती मतलब कि इसमें वो सेल्स कैसे होनी चाहिए, सेल्स की ग्रोथ होनी चाहिए रिपेयर करने के लिए टिश्यूज को। ठीक है, अब देखिए मियोसिस में क्या है, यहाँ पे क्या था, माइटोसिस में 1 सेल डिवीजन था, मियोसिस में क्या है 2 सेल डिवीजन। 2 सेल डिवीजन यानी कि जैसे ये हमारा क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम्स हो गया, यहाँ 1 सेल था, यहाँ 2 सेल डिवीजन होगा, 2 सेल। ठीक है, अब इसके आगे डिवाइड करेंगे, इसके जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लगा 4 डॉटर सेल्स, तो लास्ट में हमारा क्या आया था 4 डॉटर सेल यानी कि जो सिंगल हमारा क्रोमोसोम्स बच गया था लास्ट में। अभी हमने बताया था ना, तो सिंगल हमारा क्रोमोसोम्स यहाँ पे जब 2 डॉटर सेल में डिवाइड किए थे तो वो 4 डॉटर सेल में लास्ट में जो हमारा है 4 डॉटर सेल में रह गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल हमारे बने थे। जब 2 डॉटर सेल को डिवाइड किए थे, उसको पहले तो 4 जो बने थे उसका स्ट्रक्चर जब प्रोवाइड हुआ था तो उसको डिवाइड किए थे तो 2 डॉटर सेल बने थे, तब 2 डॉटर सेल को जब डिवाइड किए थे तो लास्ट में क्या बच गया था 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब देखिए डॉटर सेल्स, इसमें डॉटर सेल्स को क्या कहेंगे, हिप्लॉइड किस लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए डॉटर सेल्स आर डिफरेंट, भिन्न प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि पहले एक बार डिप्लॉयड किया, फिर रिप्लिकेट किया, फिर डिवाइड किया डॉटर सेल में, फिर जाके सिंगल बचे, इसलिए डिफरेंट टाइप का। ठीक है, अब देखिए अकर फॉर गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये गैमेट बनाता है। अब देखिए फिर से देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन का जो टाइप है माइटोसिस और मियोसिस में। देखिए 1 सेल डिवीजन, अगर 1 सेल डिवीजन होता है, एक ही सेल डिवीजन होता है, इसमें 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल हमारे बनते हैं। डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, उन डॉटर सेल को डिप्लॉयड कहते हैं। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, एक ही तरह के डॉटर सेल्स होते हैं। अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है किसके लिए, टिश्यूज के लिए। अब देखिए मियोसिस 2 सेल डिवीजन होता है, 2 सेल डिवीजन होते हैं, और 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, 4 डॉटर सेल हमारे बनते हैं लास्ट में। डॉटर सेल, इस डॉटर सेल को हैप्लॉइड कहते हैं, और डॉटर सेल्स आर डिफरेंट डॉटर सेल्स होते हैं कई प्रकार के। अकर फॉर गैमेट, मतलब कि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये जो हमारा 9th का पहला चैप्टर है, ये आज हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।